रुमिंदेई लघु स्तंभ अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए उन 5 लघु स्तंभ लेखों में से एक है जो सुंदर लिखावट वाला और एक बेहतरीन अभिलेख माना जाता है। 1896-97 दैट इज़ 1896-97 में इस अभिलेख की खोज हुई। खोज करने वाले फ्यूरर नाम के अभिलेख थे, फ्यूरर नाम के एक अधिकारी थे अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उन्होंने 2 अभिलेखों की खोज की नेपाल की तराई में। पहला था निगलीवा सागर अभिलेख और दूसरा रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख। और जैसे ही अभिलेख मिला वैसे ही पूरे जो बौद्ध समाज था या भारतीय संस्कृति के अध्येता थे उन सबके मन में बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और बड़ा ही ये एक हॉट केक की तरह से ट्रीट किया जाने लगा, क्योंकि ये अभिलेख उन अभिलेखों में एक है जिनमें अशोक के धार्मिक झुकाव और बुद्ध के जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले इसका डेसिफरमेंट कर लेते हैं, इसका उद्वाचन कर लेते हैं। आपके सिलेबस में इस अभिलेख को उद्वाचित करने के लिए रिकमेंड किया गया है। 3 अभिलेख हैं जिनका डेसिफरमेंट करना है आपको, उनमें ये पहला है। तो पहली पंक्ति को पढ़ लें पहले। देवान पियेन पियदसिन लाजिन वीसति व सा भी से ते न। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिख रहा है, इसको और क्लियरली देखते हैं। पहली पंक्ति देखिए, द पर ए की मात्रा, दे व पर आ की मात्रा, वहाँ कोई बिंदु नहीं है, वो पत्थर की कटाई की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो देवान, प पर छोटी ई की मात्रा, पि य पर ए की मात्रा, ये और न। देवान पियेन पिय द से न। उसके बाद ल पर आ की मात्रा है, ला ज पर छोटे ई की मात्रा, ला जिन व पर बड़ी ई की मात्रा है, वी स ति व सा भ पर छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई गई है उसको ध्यान से देखिए। भी से त पर ए की मात्रा और न, भी से तेन। दूसरी पंक्ति शुरू होती है अ से, अ त न, और आ की मात्रा देखिए कैसे लगाई गई है। अ के बीचों बीच आ की मात्रा खींची गई है। आ गा च, म पर बड़े ई, म के बगल में ह है, ह पर बड़ी ई की मात्रा है, म ही, य पर छोटी की मात्रा, म ही ये, ते, हिद ब, हिद ब पर छोटी ई की मात्रा है, बु ध पर ए की मात्रा, बुधे ज पर भी मात्रा आ की बीचों बीच लगाई गई है। बुधे जा, त पर यहाँ पर ए की मात्रा स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही है, तो जाते। फिर सक्य, स यहाँ स्पष्ट नहीं है, पत्थर टूट चुका है वहाँ का, तो स क के नीचे य की मात्रा, ये संयुक्त अक्षर लगाने की परिपाटी है। सक्य, म पर छोटे ई की मात्रा, मु नी ते। तीसरी पंक्ति है, स पर छोटी ई की मात्रा है, से, ला, और व के ऊपर छोटी ई, वे ग। ये ग की मात्रा बगल में दिख रही है, तो सिला, वे ग और ड, विगड। भ पर बड़ी ई, भी च पर आ की मात्रा, भी चा। क पर आ की मात्रा, का, ला। फिर प पर छोटी की मात्रा, पे, त, तो काला पित। फिर सिला, स पर छोटी की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, सिला, और थ, भ पर ए की मात्रा देखो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ ए की मात्रा लगाई गई है। सिला थभे च, छोटे उ की मात्रा है उ, स, प पर आ की मात्रा, पा, प पर छोटे ई की मात्रा, पी, और त पर ए की मात्रा, सिल, उस पापिते। तो पूरी पंक्ति अगर पढ़ लेते हैं, तीसरी पंक्ति, सिला, विगड, भीचा, काला पित, सिला, थ भे च, उस पा पे ते। चौथी पंक्ति में ह पर छोटे ई की मात्रा, हे, द, भगवन, भ ग और व के बगल में जो पॉइंट दिख रहा है, छोटा सा डॉट दिख रहा है, वो अंग की मात्रा है, अनुस्वार की मात्रा है। तो हिद भगवन। फिर यहाँ पर जब के ऊपर जो मात्रा आ की लगी है वो देखो बीच से बनाई गई है, जा ते, और त पर छोटे ई की मात्रा, जाते ते। फिर
ल पर छोटे ई की मात्रा देखिए और बगल में बिंदी। अनुस्वार लगाने की कोई एक परिपाटी नहीं है, कोई एक कॉमन परिपाटी नहीं दिख रही है। लो म पर छोटे ई की मात्रा में और न पर छोटी ई की मात्रा, लुम्बिनी गा में। और फिर ओ ब, ल पर छोटे ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा यहाँ पर काफ़ी लंबी ऊपर की तरफ खिंची जो दिख रही है, वो एक्चुअल में वो एक दरार है पत्थर की, मात्रा छोटी ही दिख रही है, छोटी ही मानिए। ओ ब ले के, फिर क और ट पर देखो आ की ए की मात्रा फिर बीच से लगाई गई है, उबलिके कटे। ये अशोक द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है और उसके शुरुआती कुछ अभिलेखों में गिना जाता है, इसलिए इसके अक्षर आकार बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही प्राथमिक हैं। फिर यहाँ पर देखो अ ठ भ पर आ की मात्रा, अ ठ भा, ग पर छोटी ई की मात्रा है, भागी, य पर ए की मात्रा, अठ भागिये च, अंत में च अक्षर है। एक बहुत खूबसूरत लिखावट वाला ये अभिलेख है, तो हम में से जिसकी भी राइटिंग गंदी है उसके लिए एक तरीके से सबक है कि हमें सुंदर लिखना चाहिए। बहरहाल पूरा अभिलेख एक बार पढ़ते हैं। देवान पियेन पियदसिन लाजिन वीसति वसाभिसितेन अतन आगाच महीयिते हिद बुधे जाते सक्य मुनीति। दूसरी पंक्ति हो गई। तीसरी, शिला विगड भीचा कालापित शिला थभे च उस पापिते। चौथी पंक्ति, हिद भगवन जातेति लुम्बिनी गामे उबलिके कटे। और आखिरी में लिखा है अठ भागिये च। अब पहली चीज़ ये कि आपको इसका उद्वाचन करने को आएगा, जिसमें आपको इस ब्राह्मी लिखावट को देवनागरी में या इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे और रोमन में ट्रांसलेट कर लेंगे, ट्रांसक्राइब कर लेंगे। और दूसरी बात, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि नेपाल की तराई से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है और जहाँ ये अभिलेख ये पिलर गड़वाया गया था, वो जगह उस स्थान को सूचित कर रही है जहाँ शायद बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर आप इस अभिलेख में भी देखिए, दूसरी पंक्ति में शायद कुछ मैं कर पाऊँ। यस, ये वाली जो है ना, हिद बुधे जाते, ये इतना प्रोमिनेंटली इस बात को हाईलाइट कर रहा है पहली बार। दूसरी बार आप ये देखिए, हित भगवन जाते थे, चौथी पंक्ति में अगेन इस बात को एम्फेसाइज किया गया है। तो दो बार एक 4.5 पंक्तियों के अभिलेख में इस बात पर बल दिया गया है कि ये अभिलेख उस स्थान पर लगवाया गया है जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था या जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। ना क्या ये वही जगह है और क्या ये लुम्बिनी नाम के जनपद को, लुम्बिनी नाम के स्थान को सूचित कर रहा है? ये एक बहुत बड़े डिबेट का विषय रहा है, क्योंकि रुम्मिनदेई नाम के गांव से इस स्थान की पर्याप्त दूरी है, लगभग 24 मील ये रुम्मिनदेई से नॉर्थ की तरफ पड़ता है जहाँ से ये पिलर मिला है। और अगर लुम्बिनी नाम के जनपद की बात करें तो शायद हाँ, ये रुम्मिनदेई जनपद में स्थित अभिलेख स्तंभ था, वहाँ पर ही बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन ये एग्जैक्ट लुम्बिनी गांव में नहीं लिखवाया गया। 22 फीट लंबा ये पिलर है। जनरली अशोक के पिलर्स 40 से 50 फीट के बीच में होते हैं और लगभग 50 टन के आसपास उनका वज़न होता है। ये पिलर टूटा हुआ है। आप जानते हैं कि अशोक के बहुत सारे स्तंभों के ऊपर शीर्ष लगा हुआ है। शीर्ष मतलब उनका एक बनावट है उनकी,
पशु की आकृति को वो बना करके वहाँ पर अटैच करने की परिपाटी रही अशोक के ज़माने में। वो ऐसे 7 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आज भी इंटैक्ट एनिमल फिगर मिलता है, लेकिन इस पिलर के साथ ऐसा कोई मोटिव नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त हुआ है। तो विद्वानों की धारणा है कि शायद जो इसके शीर्ष था स्तंभ का वो कभी विखंडित हो गया और साथ में ये पिलर भी टूट गया, इसलिए ये आज 22 फीट का ही प्राप्त हो रहा है। जब फ्यूरर ने इस पिलर को प्राप्त किया तो उन्होंने इसके साथ ही निगलीवा सागर, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर था, वहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त किया। और मज़े की बात है कि नेपाल की तराई में ही फ्यूरर ने एक से ज़्यादा बार वेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों को आधार बना करके बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की। तो शुरू में शायद ये 2 अभिलेख ऑथेंटिक मिले, लेकिन बाद में बहुत सारे अभिलेख उन्होंने खुद से बनाने की कोशिश की, उन्होंने फोर्जरी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से विद्वानों के मन में एक आशंका आ गई कि क्या इतनी सुंदर लिखावट वाला ये अभिलेख वास्तव में ऑथेंटिक है या नहीं है। पर आज अधिकांश विद्वान ब्यूलर और एम बार्थ के द्वारा प्राप्त की गई जो ये प्लेट है और उसका जो ट्रांसलेशन है उस पर बिलीव करते हैं। आपको कल मैंने फ्लीट का भी एक शेयर किया डॉक्यूमेंट, गूगल क्लासरूम चेक करें आप, तो उसमें भी ये बात कही गई है कि ये एक ऑथेंटिक अभिलेख होना चाहिए। इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के सुंदर और शुरुआती उदाहरणों में से ये एक उदाहरण है। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए और जो ये अभिलेख बहुत प्रोमिनेंटली कहता है। पहली बात, देवान पियेन पियदसिन लाजिन। यहाँ पर ये पूरा जो सेगमेंट है प्रथम पंक्ति का, वो बता रहा है कि देवान पियेन यानी देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा, लाजिन मतलब राजा। अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा जाता था। देवानाम प्रिय उसका एक संबोधन था। और इंटरेस्टिंगली उसके मास्की और गुर्जरा से प्राप्त शिलालेखों के अलावा अशोक नाम लेने वाला उसका दूसरा कोई अभिलेख नहीं मिलता। जिन डॉक्यूमेंट्स में उसके नाम अशोक की चर्चा की गई है वो डॉक्यूमेंट्स या तो सिंहली पांडुलिपियाँ हैं या पुराण हैं जो कि बाद के हैं। जैसे अशोक वर्धन नाम मिलता है पुराणों में और अशोक सिंपल मिलता है कुछ अन्य पुराणों में और सिंहली ग्रंथ दीपवंश और महावंश में। तो देवान पियेन पियदसिन का मतलब होता है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, और यही वो नाम है जो बहुतायत से इस्तेमाल हुआ है उसके लघु शिलालेखों में और लघु स्तंभ लेखों में। यही उसकी आइडेंटिटी है जो लेखों के माध्यम से प्रूव होती है। अशोक का नाम अशोक के रूप में सिर्फ मास्की और गुर्जरा से प्राप्त हुआ है लघु स्तंभ लेखों में। यहाँ उसकी उपाधि लाजिन कही गई है। लाजिन यानी राजा, महाराजाधिराज, सम्राट। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया उसे कहने का। इसका मतलब है कि उसके समय में राजा टाइटल भी बहुत बड़ी होती थी। और जनरली जैसे आप लोगों ने पॉलिटी वाला पेपर पढ़ा, उसमें पॉलिटी के विकास के बारे में, जब आप राजनीति के विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ देखते हैं कि धीरे धीरे करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा थी लोगों के मन में। शुरू में तो छोटे जनपदों पर अधिकार करने वाला एक महाजनपद अपने आप में बहुत ही बड़ी यूनिट माना जाता था। तो राजा शब्द से यहाँ किसी छोटे सामंत राजा का पता नहीं चलता, बल्कि अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बात की गई है। अगला जो शब्द है वो पहली पंक्ति में ही देखिए, वीसति, ये है ना, यहाँ से वीसति वसाभिसितेन, मैंने कुछ काट दिया, खैर। लाजिन के बाद से वह जो यहाँ कटा हुआ दिख रहा है उसको बड़ी की मात्रा के साथ पढ़ो। वीसति, वीसति यानी 20, वसाभिसितेन 20 वर्ष अभिषिक्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि
देवानां प्रियदर्शी राजा को अभिषिक्त हुए 20 वर्ष जब बीत गए, तो 20 वर्ष के उपरांत वो एक यात्रा के दौरान नेपाल की तराई में पहुंचा है। जो सिंहली ग्रंथ हैं उनके हिसाब से उसकी बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की जो घटना है वो शायद उसके राज्य के 30वें वर्ष के आसपास की घटना है। बट अदरवाइज़ उसके पहले सम्राट अशोक ने अपने मन में धर्म के प्रति एक धारणा बना ली थी जो आमतौर पर मानव धर्म से काफ़ी मिलता जुलता था। तो यहाँ पर फ्लीट ने जो मत प्रस्तुत किया है, देखिए फ्लीट के मत को हम बहुत तवज्जो देते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही ब्यूलर के उद्वाचन के आधार पर अपने मत को रखा और बार्थ के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन बाद के विद्वान उनसे थोड़ा सा कहीं कहीं सहमत नहीं होते हैं। विसति वसाभिषिक्तेन का मतलब है कि 20 वर्ष अभिषिक्त हुए जब हो चुका राजा को, उस समय देवानाम प्रियदर्शी राजा रुम्मिनदेई आया है। और यहाँ वो बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं कि अब तक वो बौद्ध नहीं हुआ है, उसने धर्मांतरण नहीं किया है। वो यहाँ क्यों आया है? क्योंकि वो राज्य के चौकस निरीक्षण पे था, वो धम्म यात्रा कर रहा था। धम्म यात्रा का यहाँ तात्पर्य उन्होंने लिया है कि धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि रेगुलर विज़िट। तो जितनी भी यात्राएं अशोक ने की हैं उसको वो जनरली धम्म यात्रा के नाम से बुला रहा है, लेकिन इसमें इंस्पेक्शन भी शामिल है, इसमें बाकी साम्राज्य के ऊपर जो दबदबा कायम उसको रखना है वो मंतव्य भी यहाँ पर वो शामिल कर रहा है। दूसरी पंक्ति में बड़ी इम्पॉर्टेंट बात एक है कि अतन आगाच महीयिते हिद बुधे जाते सख्य मुनीति। महीयिते शब्द का ये वाला जो है महीयिते, इसका मतलब होता है उसने यहाँ अतन आगाच, अतन स्वयं आगाच आकर, महीयिते इस स्थान के महत्व को बढ़ा दिया। उसकी इस धम्म यात्रा और उसकी इस पर्सनल विजिट ने इस स्थान के महत्व को बढ़ा दिया, महीयिते। और इस स्थान के महत्व को बढ़ाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। हिद बुधे जाते, बुद्ध कौन थे? शाक्य मुनि बुद्ध। तो शाक्य मुनि बुद्ध कहना ज़रूरी क्यों था? इसलिए क्योंकि रुम्मिनदेई स्तंभ लेख के बगल से ही कुछ दूरी पर ही निगलीवा सागर अभिलेख मिला है और वहाँ पर कोनागमन बुद्ध के स्तूप के जीर्णोद्धार और उसके वृहदीकरण की बात कही गई है। वहाँ कोनागमन बुद्ध के स्तूप को उसने बड़ा करवाया है और यहाँ अब वो जो कुछ करवाने की बात कही जा रही है वो शाक्य मुनि बुद्ध के विषय में कही जा रही है कि यहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। इसलिए सम्राट अशोक ने अपने राज्य के 20 वर्ष बीत जाने पर स्वयं आकर ही गेव हिज पर्सनल विजिट टू द प्लेस। इस स्थान को उसने व्यक्तिगत रूप से विज़िट किया और उसका ये विज़िट ही इस स्थान के गौरव को बढ़ाने वाला था। महीयिते मतलब उसने उसकी महत्ता को बढ़ा दिया। कुछ विद्वानों की धारणा है महीयिते का मतलब पूजा करने से है, यानी उन्होंने आकर के यहाँ पर कुछ पूजा पाठ या कुछ रिचुअल परफॉर्म किया होगा। तीसरी पंक्ति कहती है शिला विगट भीचा कालापित शिला थभे च उस पापिते। नाउ व्हाट डिड ही डू कमिंग हियर? शिला विगट भीचा, फ्लीट इसका अर्थ काफ़ी डिस्कशन के बाद ये लगा पाते कि शायद उसने एक बाउंड्री या रेलिंग बनवाई और एक स्क्रीन या कवर बनवाया। किसके लिए? शिला थभे, शिला स्तंभ के लिए। एक शिला स्तंभ गड़वाया, ये निर्विवाद है। पर इसके अलावा शिला विगड भीचा, शिला मतलब शिला, भीचा मतलब भित्ति, भित्ति यानी दीवार। शिला विगड भीचा, विगड का क्या मतलब है इसके विषय में विद्वान एक राय नहीं हो पाते हैं। उनके हिसाब से
या तो ये किसी बोल्ड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, बड़ा मजबूत कंस्ट्रक्शन, विकट कंस्ट्रक्शन, या एक बड़ी बाउंड्री वॉल की बात हो रही है। बहरहाल हम ये ले सकते हैं कि उसने कालापित यानी कार्यापित उसने बनवाया। और जो हम यहाँ अर्थ लेना हमें अपेक्षित है वो ये कि शिला थभे च उस पापिते, शिला स्तंभ को उसने स्थापित करवाया, उस पापिते स्थापित करवाया, गढ़वाया। और शुरू वाली लाइन अब हम यहाँ ले लें, इस शिला स्तंभ के लिए उसने एक साधारण बाउंड्री वॉल और जैसा फ्लीट शब्द इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन या कवर का निर्माण करवाया। कवर या स्क्रीन किस लिए? सुरक्षा के लिए शिला स्तंभ की। चौथी पंक्ति में हिद भगवन जाते थे, यहाँ बुद्ध पैदा हुए। अगेन द फैक्ट इज बीइंग एम्फेसाइज्ड कि भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ। और जगह का नाम स्पष्ट किया है, लुम्बिनी गाँव में, लुम्बिनी नाम के गांव में। यहाँ लुम्बिनी गांव में भगवान या भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अब एक राजा की विज़िट एक कॉमन मैन की विज़िट से अलग होनी चाहिए, उसके प्रति लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। अगला जो 2 शब्द होंगे उसमें उस अपेक्षा को मीट किया जाएगा। उबलिके कटे, उबलिके उद्बलिक से इसकी तुलना की गई है। उद्बलिक का अर्थ हुआ जैसा फ्लीट बताते हैं कि शायद ये एक रेंट फ्री गिफ्ट है, जहाँ पर ऐसा अनुदान किया गया जिससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक गांव गिफ्ट किया गया, कोई गिफ्ट किया गया जिससे सरकार टैक्स वसूल नहीं करेगी। और उन्होंने बोला है, फ्लीट का ये कहना है कि आखिरी पंक्ति का मतलब है 8 भागीय च, यानी राज्य द्वारा 8वां हिस्सा जो टैक्स के रूप में रेगुलरली राजस्व के रूप में लुम्बिनी या रुम्मिनदेई से प्राप्त किया जाता था, वो हिस्सा अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फ्लीट के जो डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण आर्थिक योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया। पहला ये कि उद्बलिक किया गया, एक ऐसा गिफ्ट या डोनेशन किया गया, एक ऐसा अनुदान दिया गया जिससे किसी प्रकार के कर की अपेक्षा नहीं थी। और दूसरा, सामान्य रूप से लिया जाने वाला राजस्व, 8 भाग वाला राजस्व भी डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया। लेकिन बाकी विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, अगर हम परमेश्वरी लाल गुप्त को भी पढ़ते हैं या टीपी वर्मा को पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से उद्बलिक कर को माफ़ कर दिया गया। उद्बलिक कर यानी एक तरीके का तीर्थ यात्रा महसूल, तीर्थ यात्रियों से जो लिया जाने वाला कर था, वो कर, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स होता रहा होगा। इसको अशोक ने मना कर दिया, लेने से रोक लगा दी इस टैक्स को। और दूसरे, उसने 8 भागीय कर दिया, और रेगुलर कर जो 6 हिस्सा लिया जाता था उसको उसने कम करके 8वां हिस्सा कर दिया। यहाँ पर 6ठा हिस्से को मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 8वें हिस्से को कम कह रही हूँ। आप इसको कैसे समझेंगे? समझिएगा कि अगर आपके एक पिज़्ज़ा को 6 हिस्सों में बांट दिया जाए तो खाने वाले 6 लोगों को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा। अगर उसी को 8 भागों में काट दिया जाएगा तो हर किसी को एक छोटा लोफ मिलेगा। यानी प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए, एक पिज़्ज़ा के 8 भाग कर दिए जाएं तो सबको थोड़ा मिलेगा। इसी तरीके से राज्य ने अपने राजस्व को थोड़ा कर दिया। 6ठा हिस्सा जो रेगुलर लिया जाता था उसको घटा करके 8वां हिस्सा कर दिया। इसका मतलब है रुम्मिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन कई बातों के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। जब आप उसको एक्सप्लेन करिए तो ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ धार्मिक अभिलेख नहीं है।
अशोक ने अपने राज्य के 20वें वर्ष में जो धार्मिक यात्रा की थी, उस धार्मिक यात्रा के दौरान दिव्यावदान एक उदाहरण प्रस्तुत या दिव्यावदान साक्ष्य देता है कि अशोक अपनी इस यात्रा में अपने गुरु उपगुप्त और अपनी बेटी के साथ निकला था। उसकी जो बेटी है, एक बेटी का नाम हम लोग चारुमती के रूप में याद रखते हैं। अभी बहुत रिसेंटली चारुमती से संबंधित एक अभिलेख की प्राप्ति भी नेपाल से हुई है और ये माना जाता है कि नेपाल में बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में चारुमती का बहुत बड़ा योगदान था। चारुमती ना सिर्फ बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए उसने नेपाल में प्रयास किए, बल्कि अपने पिता के साथ वो उसके बुढ़ापे में भी रहती है और उनकी यात्राओं में भी शामिल होती है। अपनी इस बेटी के साथ और शायद अपने गुरु उपगुप्त के साथ उन्होंने ये धार्मिक यात्राएं की थी साम्राज्य के शासन के 20वें वर्ष में, अभिषिक्त हो जाने के 20वें वर्ष में। अपनी इन यात्राओं में वो नेपाल के कई हिस्सों में गया, जैसा कि उसके निगलीवा सागर अभिलेख से पता चलता है और बाद में रुम्मिनदेई अभिलेख से भी पता चल रहा है। तो इस रुम्मिनदेई अभिलेख में इस जगह पर अशोक के आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वो देखना चाहता था कि उसके साम्राज्य की सीमा शांत है कि नहीं, उसके साम्राज्य में शामिल जितने हिस्से हैं क्या वहाँ पर शांति और सुव्यवस्था है, वो इस बात को भी इंश्योर करना चाहता था। इस सिलसिले में वो हर जगह घूम रहा है। जब वो यहाँ आ रहा है तो एक रेगुलर विजिटर की तरह, जैसा कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति अनुदान दे रहा है, करों में कटौती कर रहा है और कुछ कंस्ट्रक्शंस करवा रहा है। तो इस अभिलेख का राजनीतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। और अगर हम इसके स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो इनिशियल स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी की शुरुआती लिखावट होने की वजह से इसका उस दृष्टि से या अभिलेखिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रहा है। इस अभिलेख को जब उद्वाचित करने को आपको एग्ज़ाम में आएगा तो प्राकृत से देवनागरी और देवनागरी से प्राकृत में भी आएगा। तो पहला काम करिएगा कि जो लिखा अभी आपको दिख रहा है इसको आप देवनागरी या हिंदी में लिख लें और उसके बाद हिंदी में जो आपने लिखा है बिना इस अभिलेख को देखे उसे आप पुनः प्राकृत में ट्रांसक्राइब करिए। एक और बात, हम लोग जनरली कह देते हैं कि अशोक के अभिलेख पाली भाषा में थे, लेकिन ये एक गलत स्टेटमेंट होता है क्योंकि पाली भाषा कैनोनिकल भाषा, पाली स्क्रिप्ट जो पाली भाषा है वो संघीय भाषा है, वो धार्मिक भाषा है। उसका इस्तेमाल बौद्ध ग्रंथों के लेखन के लिए किया गया है। अशोक ने जिस भाषा में अभिलेख को लिखवाया है वो पाली नहीं, उसे करेक्टली प्राकृत कहना चाहिए। तो आप भी यही कहेंगे, आप कहेंगे अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए। और रुम्मिनदेई का ये अभिलेख लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लिखवाए गए लघु स्तंभ लेखों में एक प्रमुख लेख माना जाता है।